बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस बात पर हम बात करने जा रहे हैं वो बात बहुत ताज़ा है और एक समस्या के रूप में है। समस्या ये है कि एक तरफ तो युवा पीढ़ी बेरोजगारी की दलदल में फंसती चली जा रही है, दूसरी तरफ ये स्थिति है कि वही पीढ़ी जैन जी के नाम से 2-2 लाख रुपए के जो आईफोन है उनको खरीदने की भीड़ में एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो रही है। ये कहाँ की पद्धति है, इसे क्या कहेंगे? जैन जी किस तरफ जा रहा है? एक तरफ एक पोस्ट भला आप देखिएगा कि अजमेर के अंदर चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उसके लिए जो भर्ती थी उसकी एग्ज़ाम देने के लिए MA, LLB, आप PhD, RAS मेंस और जो क्लियर करे हुए लड़के हैं वो भला आप ये देखिएगा कि क्या हो रहा है ये, और यह हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, बेरोजगारी किस तरफ जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रेम आनंदकर साहब, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित रहता है। हमेशा उन्हीं के विचार हम आपसे जानते हैं, तो आपका स्वागत। बिल्कुल। और बताइए आपकी इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने आज आप अपनी बच्ची को एग्जाम दिलवा के बिल्कुल। तो मतलब बच्ची की पहले तो योग्यता बताइए कि बच्ची की योग्यता क्या है और वो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने के लिए आप मजबूर हैं। अभी सुरेंद्र भाई साहब देखो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अभी आपने जिक्र किया भाई ग्रेजुएशन वाला तो आजकल नॉर्मल हो गया, डबल ट्रिपल MA, PhD, MPhil, नेट, सेट, क्लियर और M.Tech, B.Tech और RS प्री और RS मेन क्लियर किए हुए बच्चे 4th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए करीब 54,000 समथिंग पोस्ट है ना जी, पूरे राजस्थान के राजस्थान चयन कर्मचारी चयन बोर्ड इसको एग्जाम करा रहा है और करीब 25 लाख कैंडिडेट्स ने फार्म भरे हैं टोटल। अब 25 लाख में से अगर अटेंडेंस जो थोड़ी कम रहती है तो कम से कम ये मान के चलो कि 21-22 लाख कैंडिडेट्स ने भाग्य आजमाया और 3 दिन से 2-2 पारियों में एग्जाम हो रही है। दोनों पारी में अलग अलग कैंडिडेट है, सुबह की पारी में अलग और दोपहर की पारी में अलग। इस तरह से करके 3 दिन में 6 पारियों में एग्जाम हुआ है। मतलब एक तो परीक्षा कराना इतना टेढ़ी, यानी कि आप ये मान के चलो कि रोज 8-8 लाख कैंडिडेट्स की परीक्षा हुई है 3 दिन के अंदर। और पूरे राजस्थान के जितने भी तमाम कॉलेज और स्कूल सेंटर हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल, और यहाँ की कई जंगलों में भी जो कॉलेज और स्कूल बने हुए हैं उन तक को सेंटर बनाना पड़ा है। और केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं, तहसील हेडक्वार्टर पे, उप खंड मुख्यालय पे भी इनकी परीक्षाएं कराएगी। आप परीक्षा कालम देखिए। अब इससे ये है कि सब बेरोजगार, इससे यह पता चलता है कि अभी आपने जैन जी का जिक्र किया, इससे पता चलता है कि हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम क्या है। हाई क्वालिफाइड लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम दुनिया भर के विकास की बातें कर लें, लेकिन ये जो युवा शक्ति है, अगर इनको हमने हाथों में रोजगार नहीं दिया तो आगे जाके क्या भविष्य होगा, इनके हाथों में क्या आएगा पता नहीं। क्या जाए। बिल्कुल सही बात। तो हर चीज का इलाज स्वरोजगार नहीं है। अब लोग कहते हैं कि सब आप काम मांगने वाले नहीं, काम देने वाले बनिए। तो कोई ना कोई तो कुछ लोग काम देने वाले बनेंगे, तो ज्यादातर काम मांगने वाले लोग भी तो होंगे जी, तो उनको रोजगार तो मिल नहीं रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर की चर्चा अपन पिछले अपने उसमें कर चुके हैं। तो आप ये देखें कि बेरोजगारी का आलम ये, सरकारें ये कहती कि सब हमने ये विकास करा दिया, हमने वो विकास करा दिया। मैं कह रहा हूँ आप बेरोजगार खाली हाथों को रोजगार दे दो, सबसे बड़ा विकास यही है। एक व्यक्ति को अगर आप रोजगार देते हैं तो एक व्यक्ति का परिवार पलता है। एक परिवार में हम अगर आनुपातिक रूप से सोचें तो 4 जने तो उसमें होते ही हैं। आप ये देखो कि उनका शिक्षा का स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, कम पढ़े लिखे लोगों की तो बात सुरेंद्र भाई सब मानते हैं कि उनके लिए इसकी योग्यता से 11वीं-12वीं है, लेकिन आप ये देखो इतना हाईली क्वालिफाइड बच्चा, अब उसके अंदर हीन भावना नहीं आएगी तो क्या आएगी? अब उसको ये है कि चाहे साहब मुझे चपरासी की नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अब सरकारी नौकरी के आस में ये युवा शक्ति दौड़ रही है। बिल्कुल। अब स्थिति है, मैं अपनी बच्ची को एग्जाम दिलाने गया साहब, जिस जगह वो सेंटर था, मैं नाम नहीं लूंगा सेंटर का, लेकिन ऐसी जगह था ना वहाँ तो कोई आवागमन के साधन, और चलो टेम्पू वहाँ गए लेने, टेम्पू वालों को भला हो कि वो वहाँ तक पहुंचे, तो एक टेम्पो में जितने बच्चे नीचे बैठे उतने ही बच्चे छत पे बैठ गए। और रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है कि कई जगह अगर वो ड्राइवर अगर सावधानी नहीं रखे ना तो वो टेम्पो ही पलट जाए। मैं ये बात जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सरकारी कहती कि हमने इतने रोड्स बना दिए, हमने इतनी सड़कें बना दी। ये उसका ताज़ा उदाहरण है कि युवा शक्ति की तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको देश का और प्रदेश का विकास करना है तो युवा शक्ति की तरफ आपको जाना ही करना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि
अब आप देखो ये सब, ये जो जब से संचार क्रांति और ये मोबाइल क्रांति आई है ना, इसने हमारी सारी पीढ़ी का लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख के 50-50 हज़ार के लोग मोबाइल फ़ोन लेने हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये मोबाइल फ़ोन लेके ये शक्ति जाएगी कहाँ? और मोबाइल फ़ोन के जो नुकसान है वो आप और हम इस समाज के अंदर देख रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हो रही है, युवा शक्ति गलत हाथों में लग रही है, कोई साइबर क्राइम में जुड़ रहा है। अभी कल एक बच्चा पकड़ा गया उसमें एग्जाम देते हुए, बीटेक किया हुआ लड़का साहब, वो डिवाइस से नकल करते हुए पकड़ा गया। अब आदमी करे तो मरे, नहीं तो करे क्या? अब उसके सामने कहीं कुछ नहीं है, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और परेशानी प्रेम जी ये है कि आप तो ये देखिएगा कि नगर निगम के अंदर जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है उसमें भी यही सर मैंने देखा है, मैंने नगर निगम की भर्ती को अपनी आंखों को देखा है। डबल पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे और मतलब अच्छे नेट सेट किए हुए बच्चे वो सफाई कर्मचारी भर्ती में आए हैं। और जो सफाई कर्मचारी जो विधिवत परंपरागत तरीके से जो लोग करते हैं वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि साहब ये हमारा हक है, हमारा हक क्यों छीन रहे हो? सर इसमें तो क्राइटेरिया होना ही चाहिए कि अगर एक वर्ग उस समाज विशेष का अगर उसका अधिकार है तो उसका, अब उसमें देखिए कि कई अदर अपर कास्ट के लोग साहब, हम ऊंची जात और नीची जात का जिक्र नहीं करते, लेकिन कि ऐसा कहता है कि साहब जब वो लोग आए तो जो काम उनका है ही नहीं वो भी उसमें आए, वो पढ़े लिखे भी, सिर्फ उनका मकसद ये था कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। आप साहब अगर जो सफाई कर्मचारी भर्ती के लोग हैं 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हटा के आज उनको भी 25 से 30 हज़ार रुपये महीने मिल रही है सैलरी। तो आप ये देखो कि वो जो 4 में उसके अंदर वो सफाई कर्मचारी बनने को भी तैयार है, चपरासी बनने को भी तैयार है। अब आप ऐसे देखिए लंबे समय से राजस्थान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लंबे समय से भर्ती नहीं हुई, यानी कि क्लेरिकल ग्रेड की कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई। अभी इन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती बहुत लंबे समय बाद निकाली है राजस्थान सरकार ने। अब सरकार चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, उसमें नहीं जा रहा है, हम सरकार की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद निकाली है। तो अब इसी तरह से क्लेरिकल ग्रेड की, अब यह क्या होता है कि आज कमोबेश अधिकांश डिपार्टमेंट में 70% सरकारी डिपार्टमेंट्स में 80% स्टाफ साहब अनुकंपा नियुक्ति वाला है। अब आप ये देखिए कि मैं ये नहीं कहता कि उनका अधिकार अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, मिलनी भी चाहिए, हम उसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति में कोई 12वीं पास व्यक्ति है वो आज बाबू बना बैठा होगा और डबल MA पढ़ा हुआ लड़का या लड़की उसके सामने चपरासी। अनुकंपा एक ठीक है, एक सरकारी अधिकारी का वो है, उसका फर्ज है, हक है, उसका फर्ज है, वो कोई बात नहीं। लेकिन और जो बाकी जो योग्य लोग हैं उन लोगों के लिए अवसर खोले जाने चाहिए, दरवाजे बिल्कुल खोले जाने चाहिए। और जब तक ये दरवाजे नहीं खुलेंगे, ये सरकारें चाहे कोई सी भी आए, बहुत ज़्यादा उनका सुखद भविष्य नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो जवान पीढ़ी है, युवा शक्ति है, वो जिस तरीके से अब कुंठित होती जा रही है, उसकी कुंठाएं कहीं किसी भी दिन किसी भी रूप में विस्फोट ले सकती है। बिल्कुल सर। तो ऐसी स्थिति में नई तो नौकरियां निकालनी पड़ेंगी, नई भर्ती शुरू करनी पड़ेगी और योग्य व्यक्तियों को सही चैनलाइज करना पड़ेगा। एक और मैं बात करना चाहूँगा कि अगर इस पूरी भर्तियों के अंदर आप देखें जो डबल MA है, ट्रिपल MA है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इसके अंदर मैं मतलब धर्म विशेष का कोई वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसमें ऐसे लोग जो दूसरी पूजा पद्धति में नहीं है बल्कि इबादत पद्धति के अंदर जो लोग हैं वो बहुत कम है। ये पूजा पद्धति वाले लोग ज्यादा हैं इसके अंदर। इसकी वजह यह है कि वो पढ़ लिखने में सारा ध्यान देते हैं और वो शुरू से ही अपने जो हाथ से निकले हुए उद्योग उनमें जुड़ जाते हैं। नहीं, वो जुड़ जाते हैं, उनका बेरोजगारी वो क्या है, परंपरागत अपने जो ट्रेडिशनल धंधे है ना, अब कोई साइकिल की दुकान चलाने वाला तो साइकिल का बन काम, पेंटर है तो पेंटिंग का करने लग जाता है, डेंटिंग करेगा, पुताई करने वाला तो उसमें लग जाता है, प्लम्बर हो गया, शर्म, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वो सारे उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनके यहाँ ज़्यादा है, बच्चे भी ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी वो सारे बच्चे कैलिबर वाले होते हैं और वो जिस एज के अंदर ये कमाना शुरू करते हैं ना, जैसे आज चतुर्थ श्रेणी इन्होंने MA किया, ट्रिपल MA किया, उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनेंगे, फिर इनको 20-25 हज़ार रुपये मिलेंगे, यही है ना। वो 20-25 हज़ार तो 14-15 साल में कमाने लग जाते हैं। बिल्कुल कमाने लग जाते हैं, बिल्कुल। कारण ये है कि उनको तो शुरू से ही वो उसी धंधे में, अच्छा आप ये देखो, इनसे उनका कोई सा भी धंधा हो वो उस धंधे से मुंह नहीं मोड़ते और उनके पेरेंट्स भी उस धंधे के लिए उन बच्चों को तैयार करते हैं। अब हमारी स्थिति ये है कि साहब हमारे बच्चे जो पेरेंटल धंधे हैं उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना ही नहीं चाहिए। आप कमाल की बात तो यह है कि मतलब जो परंपरागत जो व्यवसाय है, जैसे नाई का, धोबी का
या इस तरीके के व्यवसाय, वो तो करना ही नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि हम इस आरक्षण का फायदा उठाकर सरकारी नौकरी लें। बिल्कुल, वो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही एक वजह है कि अब जो विस्फोटक स्थिति बन रखी है वो यही बन रखी है। इसके क्या उपाय आप सोचते हैं? उपाय तो यह है कि साहब, जैसे हमारे उद्योग धंधे वगैरह है प्राइवेट सेक्टर्स में, उनके लिए और थोड़े से दरवाजे खुलवाने चाहिए। उद्योग धंधे जब सरकार कहती है विकास के, मैं कह रहा हूँ आप और कोई विकास मत कराइए, हर जिले में 2-2 बड़ी उद्योग धंधे खुलवा दीजिए। आप अगर वहाँ 1000-2000 लोगों को भी रोजगार मिलता तो एक बहुत बड़ा फायदा उसमें। अच्छा, किसी जगह पर अगर उद्योग धंधे लगते हैं तो उसके जो सारे दूसरे सब उद्योग हैं वो पनप सकते हैं। जैसे चाय की थड़ी पनपेगी, हमाली पनपेगा, ठेले वाला पनपेगा, माल ढोने वाला पनपेगा, मतलब कई सारे लोगों को उसके सारा रोजगार मिल जाएगा। तो जहाँ रोजगार देने के जो रास्ते हैं उन पे हमको दरअसल फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे उद्योग धंधों को सरकारी सुविधाएं देकर, सरकारी सुविधाएं लाभ दिया जाए ताकि वो उद्योगपति आए, उद्योगपति खोले। अभी राजस्थान इन्वेस्ट मीट हुई थी अभी पिछले साल, है ना। अब उसमें इस बात का ध्यान फोकस किया गया था, सब हम उद्योग धंधे देंगे और प्रवासी राजस्थानियों को, प्रवासी भारतीयों को उद्योगों के लिए आकर्षित करें। लेकिन जब तक वो जमीन पर नहीं आए तब तक रोजगार के अवसर नहीं खुलेंगे। अब सुरेंद्र जी, वैसा अपन ये मानते हैं, देखिए कि रोज सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है ना, पद सीमित है, पद और लेकिन बेरोजगारों की संख्या 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब उनको दूसरों को रोजगार कैसे दें, तो सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। तो ऐसी स्थिति के अंदर उद्योग धंधे पनपा कर उनके सारे से लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। अच्छा, उन उद्योग धंधों में सबको तो रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन उसके सारे कई धंधे पनपेंगे ना साहब। कितने धंधे पनपेंगे? ढाबे भी पनपेंगे, चाय की थड़ी भी पनपेगी और दूसरी भी पड़ेगी। हाँ, यातायात के साधन पनपेंगे, उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस सरकार को इस तरफ फोकस करना चाहिए और जो भी उद्योगपति यहाँ राजस्थान में उद्योग लगाना चाहे उनको जो भी अपनी सरकार की प्रक्रिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकरण करके उनको राहत देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगवाना। बिल्कुल, और ये युवाओं को भी अपने स्वयं उद्योग के अंदर, कुटीर उद्योगों के अंदर, जैसे जापान के अंदर है, युवा होता है तो युवा होने के बाद में वो पढ़ाई लिखाई का तो ध्यान देते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो तो पढ़ाई लिखाई की तरफ जाते हैं। और ऐसे लोग जो 2 दर्जे के, मतलब ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता उनके लिए वो उद्योग खुले हुए हैं, कुटीर उद्योग। जापान है, ये अब सब जगह, चाइना के अंदर। जी, आपने कहा हमने चीन का उदाहरण देख लिया, हम जापान का उदाहरण देख लें, हम दूसरे विदेशों का उदाहरण देख लें। अब क्या है कि हम बच्चों को पढ़ तो रहे अच्छे, लेकिन हम उनको रोजगार के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे, रोजगार के लिए साधन। अब स्थिति देखो, मैं आपको ये बताऊं कि उद्योग लगाने के लिए कई प्रक्रिया है, कई उद्योगियों ने ये कहा बताया कि साहब आपकी यह प्रक्रिया इतनी जटिल है और ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा तंग करती रहती है कि हमें उद्योग लगाने का मन। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उद्योग बनाने और स्वयं रोजगार अपनाने के लिए जो प्रक्रिया है, लोन देने की प्रक्रिया है, उद्योग लगाने की प्रक्रिया, लाइसेंस देने की प्रक्रिया, उसका थोड़ा सा और प्रशिक्षण भी दीजिए। प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। आपको जिस विषय में आप पारंगत नहीं है उस विषय में रोजगार अगर चाहते हैं तो उनको कहिएगा कि हम आपको देखिए इतना 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं बिल्कुल इसके लोन, लेकिन लोन के पहले आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हमें। आपने सर्टिफिकेट ले लिया और 1 करोड़ रुपया मिलकर आप काम करेंगे। अब आप ये देखिए, 4 लोगों को काम देंगे। आप क्राइम के आंकड़े उठा के देख लीजिए जी, आंकड़ों का क्राइम में जितने युवा शक्ति लगी हुई है ना आज के तारीख में अंदर भटकी हुई है, जिसको कोई रोजगार नहीं मिला, अब पेट तो रोटी मांगता है साहब, तो वो क्या करेगा कि फिर गलत धंधे में जाएगा, वो साइबर क्राइम में जाएगा, वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, सब कुछ करेगा। तो आप उनको सही रास्ते पर लगाने के लिए स्वरोजगार, हम ये नहीं कह रहे कि हर एक को रोजगार, लेकिन स्वरोजगार अगर कोई करना चाहता है उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाइए, उनके लिए कैंप लगाइए, उनके लिए प्रक्रिया सरल कीजिए, उन लोगों को उद्योग लगाने के लिए कहिए कि अच्छा हम आपको रॉ मटेरियल भी आपको दिलाने की व्यवस्था कराते हैं, आपका माल बन जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, मैं बताऊँ प्रेम जी, इसमें इच्छा शक्ति जो सरकार की है वो बहुत डिपेंड करता है और ये करना पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि मोदी सरकार कर भी रही है, नहीं कर रही है बहुत इस दिशा के अंदर। मोदी सरकार का एक बहुत सकारात्मक पक्ष चल रहा है। वो जानती है कि 4 साल बाद ये विस्फोटक स्थिति हो सकती है, आसपास के इलाके जिस तरीके से जहरीले अजगरों से फुफकार रहे हैं और उनकी जीवन लपलपा रही हैं हिंदुस्तान के लिए। तो ऐसी स्थिति में मैं समझ रहा हूँ कि मोदी सरकार बहुत ज़्यादा सजग है, संवेदनशील है, जिम्मेदार है। सुरेंद्र जी देखिए, मैं इसमें एक की बात को थोड़ी बढ़ा रहा हूँ कि
आपको एक ध्यान होगा कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि मैं सेंट्रल से 1 रुपया भेजता हूँ तो जो लाभान्वित व्यक्ति है उस तक आते आते 15 पैसे रह जाते। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ से योजनाएं अच्छी भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते धरातल पे साकार नहीं हो पा रही हैं। वो स्मार्ट सिटी बन जाता है। तो फिर क्या, अब मोदी सरकार ने बहुत अच्छी योजना समझ के साहब अजमेर का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, आप और हमने देखा। तो वही स्थिति, आपने अच्छा जिक्र छेड़ा स्मार्ट सिटी का, तो वही स्थिति हमारी जो औद्योगिक योजनाओं की है। मोदी जी पूरे तन मन से पूरी कोशिश कर रहे हैं देश की दशा और दिशा बदलने की, देश को युवा शक्ति को रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन साहब यहाँ आते आते धरातल पे वो चीज आ नहीं पाती है। तो जो बीच की जो खाइयां है ना, इनको पाटने की जरूरत है। पटेगी बिल्कुल। तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अगर अभी ये देख रहे हैं और इसके बाद में अब ये वक्त आने वाला है कि जिस समय सरकार सख्ती लेगी और सख्ती लेती जा रही है। और मुझे ये लगता है कि अति शीघ्र बेरोजगारी की दिशा के अंदर रोजगार दिलाने के लिए सरकार ज़्यादा चाक चौबंद होगी, ज़्यादा कारगर होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज़ और है, अगर देश और प्रदेश को विकास के सही रास्ते पे ले जाना है तो युवा शक्ति को सही दिशा देनी पड़ेगी, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो ये थे प्रेम आनंदकर जी जिन्होंने बेबाक होकर अपनी बात कही। आज कार्यक्रम में बस इतनी सी बात। आज की बात यहीं खत्म। अगली बात के लिए फिर नई बात लेकर हम बात की बात में हाजिर होंगे। धन्यवाद।